इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। कार्यक्रम है किसान की बात। मैं हूं आपके साथ नीरा और आज मेरे साथ हैं विनोद कुमार। जी हाँ, लेकर हाजिर हैं एक बार फिर एक नया विषय। हमारे साथ विनोद आज एक्सपर्ट हमारे मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में, और विषय भी एक बड़ा प्यारा सा नया विषय लेकर आए हैं। कौन सा विषय है? बिल्कुल खट्टा मीठा सा विषय है। और जैसे हम बात करें विषय की, तो नींबू वर्गीय फलों का गिरना और प्रबंधन करना, इसके साथ ही विषय जुड़ा हुआ है हमारा बागवानी में रोजगार की संभावनाएं कैसे तलाशें, या फिर क्या क्या उसमें संभावनाएं हैं। और इस विषय पे जानकारी देंगे डॉक्टर सतीश कुमार यादव जी। आप हैं प्रधान वैज्ञानिक NBPGR पूसा, नई दिल्ली से। तो डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार। और इसके साथ ही बिल्कुल निरा जो हमारे श्रोता हैं उनको भी बता दें, हर बार की तरह अगर इस विषय से जुड़ा कोई भी उनका सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। नंबर एक बार फिर वही है 23421081, 23421083। बिल्कुल। और अगर आप दिल्ली के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो STD कोड लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, जो है 011। तो आप पूछ सकते हैं कोई भी प्रश्न, मगर विषय से जुड़ा हुआ। जी, विषय की जैसे मैंने बात करी कि भाई नींबू वर्गीय फलों में जैसे फल गिरते हैं आमतौर पे, तो ये सबसे बड़ी समस्या अब हम देखते हैं इस टाइम पे। बिल्कुल। दो कारण मेन है, या तो पानी की कमी ज्यादा हो गई है या फिर पानी की अधिकता ज्यादा हो गई है। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी जैसे बारिश हो रही है तो इस बारिश में तो यही मान के चलेंगे कि अधिकता ज्यादा सी ज्यादा है जी। तो उसमें तो यही है कि भाई पानी देखो, पौधों के आसपास जो पानी है वो ना खड़ा हो किसी तरीके से। और इस मौसम में जब एक नमी सी बढ़ जाती है तो खासतौर पे हम देखते हैं कि जो कीड़े हैं या बीमारियां हैं उनका प्रकोप जब हो जाता है, और जहां फल लगा होता है ना तो वो गिरना शुरू कर देता है। बिल्कुल। और कभी कभी विनोद ऐसा भी देखने में आता है कि दाग सा एक लगता है फल पर, और फिर उसके बाद तो बिल्कुल आमतौर पे जैसे जंग लग जाता है, इस तरीके से कैंकर रोग होता है, वो कैंकर बोलते हैं उसको। और उससे जैसे टहनी है या फल है वो सूख जाते हैं। जो हमारे फल है वो बड़े बेढंगे से हो जाएंगे। जैसे जंग लग जाता है लोहे के ऊपर, एक अलग से परत आ जाती है, तो ऐसे ही नींबू के ऊपर, मौसमी के ऊपर, संतरा के ऊपर एक अलग से परत आ जाएगी इस तरीके की। हाँ, मतलब इस मौसम में आना आम बात है। हाँ, मतलब उनका जो निखार है प्राकृतिक, वो थोड़ा सा आपको बदलाव सा नजर आता है। आपको समझ में आता है कि ये आम ग्रोथ नहीं है ना। जिस तरह से हम देखते हैं फल फूल, वहां थोड़ा सा उसमें फर्क लगता है। जैसे आपने कहा कि पानी जो है, सिंचाई अगर अधिक हो जाती है तो भी दिक्कत है, और अगर कम रह जाती है। बिल्कुल। अब तो जैसे बारिश हो रही है तो ज्यादा बारिश हो रही है तो ये तो किसान रोक सकता नहीं इस चीज को, तो अपना प्रबंधन कर सकता है, जल प्रबंधन। डॉक्टर साहब कुछ कह रहे थे। हाँ, इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि चूंकि ये बरसाती मौसम है तो इसमें अधिक बारिश होने के कारण जो आर्द्रता बढ़ती है हवा में, उससे कीट और बीमारियों का प्रकोप ज्यादा बढ़ जाता है। जिस वजह से, जैसे आप बता रहे थे कि वो उनके जो फल हैं बेढंगे हो जाते हैं, पत्तियों पर भी थोड़ा वो निखार नहीं आ पाता है। वो अधिक कीट और बीमारियों के आगमन से ऐसी संभावना बनी रहती है। और एक चीज और भी डॉक्टर साहब, देखो अब समस्या तो आ गई है, लेकिन समस्या से निजात दिलाने के लिए भाइयों को सबसे पहले तो ये है कि भाई इस मौसम में थोड़ा सा जो अपना फंगीसाइड है उनका इस्तेमाल करें। और बहुत से भाई ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि भाई हमारी तो जैविक जमीन है, हम जैविक खेती करते हैं, तो फंगीसाइड्स वगैरह या और जो दूसरे पेस्टिसाइड है वो यूज नहीं करते हैं। तो इसमें सीधा सा है अपना, फिर जैसे ट्राइकोडर्मा है जी, ठीक है, जैविक अपना फंगीसाइड है, आप उसको खेत में दे दो खाद के साथ। थोड़ा सा अगर इस मौसम में नमी आपको दिखे, भाई आप गुड़ाई कर सकते हो हल्की सी, तो वहां पे खाद के साथ मिला के ट्राइकोडर्मा आप दे दो, पाउडर सा होता है, और धीरे धीरे जो भी फंगस है नीचे उसको खा जाएगा वो। और ये जैविक होता है प्रॉपर। और जो भाई अपना पेस्टिसाइड यूज करते हैं तो वो जैसे अब हम बात कर दे कैंकर आ गया इस तरीके से, तो वो उसमें एमिडा एक दवाई आती है, एमिडा का इस्तेमाल कर सकते हैं, एमिडा क्लोरोपिड, उसका इस्तेमाल अपना करें। 1 लीटर दवाई ले लें और 10 लीटर पानी में उसको घोल बना के और अपना छिड़काव करें, तो कैंकर रोग की जो समस्या है उसका भी समाधान निजात हो जाएगा। इसमें जो कैंकरस ग्रोथ होती है जिस भी टहनी या पत्ते के आसपास, तो उसको किसान भाई उसे काट के चाहे हाथ से या किसी औजार से उस पौधे से अलग कर दें, तो उसकी रोकथाम जल्दी हो पाएगी और पौधे में बढ़ोतरी बढ़िया रहेगी। और डॉक्टर साहब, इसमें तो आमतौर पे नींबू वर्गीयों तो एक चीज और भी है ना, जैसे अभी आपने बताया कटिंग करें उसकी वहां से, तो इसको दूर ले जाके जमीन में दबा दें, खुले में इसको ना फेंके। नहीं तो ये कैंकर रोग है, बड़ी जल्दी फैलता है, दूसरे जो पौधे हैं उनमें भी आ जाएगा और कहीं ना कहीं फिर आपकी जमीन में ये रहना शुरू हो जाता है, तो बड़ी समस्या फिर
आने वाले जो हमारे और 2-4 साल हैं पौधों के, तो बड़ा परेशानी हो जाती है। दवाइयों के बिना फिर ये सही होता नहीं है। और मौसम का भी मुझे ऐसा लगता है विनोद की मौसम का भी ना बहुत प्रभाव रहता है। जब भी हम ये देखते हैं कि कभी ग्रोथ नहीं हो रही है सही से, या फल जो है वो गलने सड़ने लगता है, तो कहीं ना कहीं पीछे मौसम का भी प्रभाव रहता है। बिल्कुल रहता है, बिल्कुल। इसीलिए तो जब ऐसा मौसम होता है ना, यही नहीं पता कि भाई नमी है अभी, फिर आर्द्रता बन जाएगी, फिर थोड़ा खुश्की सी आ जाती है। तो सबसे पहले जो फंगीसाइड है, चाहे वो सिस्टमेटिक फंगीसाइड है या आपका नॉर्मल फंगीसाइड है, उसका इस्तेमाल करें। बहुत से भाई क्या अपना नॉर्मल जो हम बात करें बोरोन की, जैसे बोरोन है उसका छिड़काव कर देते हैं। उससे भी, हालांकि वो पेस्टिसाइड में इतना हम उसको मान नहीं सकते, क्योंकि होता क्या है, फंगस है। जैसे अब हम बात करते हैं, एक आमतौर पे अपना कुकुरमुता है, कहीं भी उगाती है जहां उसको पानी मिला या फिर खाद उसको मिला है इस तरीके से, तो वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं, वो फंगीसाइड आ जाती है। तो उसको रोकने का सबसे बढ़िया तरीका ये है। और अगर हमने फंगीसाइड से चीजें कंट्रोल कर ली हैं तो पेस्टिसाइड वगैरह दूसरी चीजें लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, तो डॉक्टर साहब, इसमें जैसे ये तो हमने बात करी कि भाई नींबू वर्गीय फलों का जो गिरते हैं उनका प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन जैसे अगर हम देखें बागवानी में, तो रोजगार की संभावनाएं कितनी है आज के टाइम पे? हाँ, ये जो बागवानी में रोजगार की संभावनाएं, ये एक बहुत ही वृहद विषय है। और इसमें बागवानी अपने आप में ही एक संभावनाओं से भरा हुआ क्षेत्र है जी। इसमें रोजगार सरकारी रूप से भी, गैर सरकारी या अपना स्वयं के व्यवसाय, हर क्षेत्र में अपार संभावनाओं से भरा हुआ है। तो संभावनाओं की जैसे हम बात करें कि भाई, एक तो खुद से हम अपना स्टार्टअप तैयार कर सकते हैं, या फिर एज ए किसान हम काम कर रहे हैं, उस तरीके की संभावनाएं हैं, या गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ ऐसी चीजें हैं भाई, यानी किसी तरह की कोई ट्रेनिंग है। हाँ, नहीं, वो ट्रेनिंग भी है, और कोई और अवसर किसी तरीके का, जैसे मैं नौकरियों की बात करूं इस तरीके से, या भाई खुद उनको संपन्न होना पड़ता है, किस तरीके की संभावनाएं हैं? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। इसमें एक तो ये है कि प्रॉपर शिक्षा प्राप्त करके और सरकारी नौकरियां प्राप्त की जाएं। दूसरा ये है कि प्रॉपर शिक्षा प्राप्त करके जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं, कोई प्राइवेट कंपनी है, कंसल्टेंसी है, किसी का व्यवसाय है, उसके साथ जुड़ा जाए। तीसरा और सबसे अहम जो तथ्य वो ये है कि अगर जैसे हमारे ग्रामीण युवा हैं, वो कहते हैं कि भाई प्रॉपर शिक्षा में नहीं मिल पा रही, कोई मजबूरी की वजह से, या हमारे आसपास कोई विश्वविद्यालय नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, या और भी घर की परिस्थितियां हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो इस क्षेत्र में अपना भविष्य नहीं बना सकते। पढ़े लिखों के लिए भी, और जो नहीं प्रॉपर उस तरह का ट्रेनिंग प्राप्त कर पाए उनके लिए भी बागवानी में ढेर सारी संभावनाएं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे जो एक ICR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसमें 100 से अधिक संस्थान हैं। उसमें से कम 10-12 संस्थान तो ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली, विशेष रूप से केवल और केवल बागवानी के एजुकेशन देते हैं, जिसमें BSc हॉर्टिकल्चर, MSc, PhD केवल बागवानी विषयों पर। अगर उदाहरण के लिए हम देखें तो सोलन में डॉक्टर YS परमार विश्वविद्यालय है, जो अपने आप में पहला विश्वविद्यालय बागवानी पे खोला गया था। उसके बाद तो महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय है करनाल में, हरियाणा में, और यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंसेज बागलकोट कर्नाटका में। ऐसे ही कर्नाटका में एक और है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर साइंसेज। तो जिस विश्वविद्यालय के नाम में हॉर्टिकल्चर लग गया, इसका अर्थ ये हुआ कि सरकार भी ये चाहती है कि बागवानी फसलों पर अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त हो, अधिक से अधिक उन पे MSc और PhD या अनुसंधान का कार्य हो। तो जो छात्र पढ़ सकते हैं या पढ़ने में सक्षम है, वो इन जगहों पे शिक्षा प्राप्त करके, जैसे एक नेट होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो क्वालिफाई करने के बाद उनको असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोजेक्ट बेस्ड रिसर्च एसोसिएट, सीनियर रिसर्च फेलो, JRF, SRF, इस तरह की दोनों प्रकार की नौकरियां प्राप्त हो सकती हैं। मीन्स के रेगुलर भी और प्रोजेक्ट बेस्ड भी। और जो MSc PhD नहीं कर पाए तो BSc लेवल पर भी, जैसे NABARD एक संस्था, एक इंस्टीट्यूट NABARD, NABARD, और एक है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो गुड़गांव में स्थापित है। एक है NHRDF, नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड फाउंडेशन, वो नई दिल्ली में ही जनकपुरी में उसका हेडक्वार्टर है। ये कुछ ऐसे संस्थान हैं जिसमें BSc एग्रीकल्चर या BSc हॉर्टिकल्चर करने के बाद भी उनको सरकारी नौकरी मिलने का प्रावधान है।
अब इसमें यह है कि बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे जो हमारे राज्य हैं, जैसे आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, ये कुछ ऐसे हैं जिसमें स्पेशली हॉर्टिकल्चर के लिए पोस्टें निकाली जाती हैं। और हर एक स्टेट में हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट हर स्टेट के अंदर ये रहती हैं, जो समय समय पर वो स्टेट निकालते रहते हैं, जिसके लिए बीएससी हॉर्टिकल्चर या एमएससी हॉर्टिकल्चर की जरूरत पड़ती है। उसके बाद भी जहां पर एग्रीकल्चर पढ़े हुए बच्चों के लिए जॉब है, कोई ऐसी जॉब होती हैं जो हॉर्टिकल्चर के लिए होती हैं, लेकिन उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बीएससी एग्रीकल्चर रख देते हैं जी। उसमें अगर बीएससी हॉर्टिकल्चर का बच्चा भी अपेयर होगा, ना चाहते हुए जो बोर्ड मेंबर्स हैं बीएससी हॉर्टिकल्चर की तरफ इंक्लाइन हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बीएससी हॉर्टिकल्चर पढ़ा हुआ बच्चा मिलेगा तो उसको पहले लेंगे। ये तो हैं पढ़े हुओं के लिए। अब जो नहीं पढ़ पाए, बीए कर ली, एमए कर ली, बीकॉम कर ली, या कोई इंजीनियर, युवा बहुत हैं हाँ, और अपना उद्यम खुद का प्रयास करना चाहें, अपना उद्यम करना चाहें जी। तो उनके लिए नर्सरी मैनेजमेंट, फलों और फूलों की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। थोड़ी सी जमीन, उसके लिए भी संस्थान है जहां से वो अपना पढ़ाई कर ट्रेनिंग ले सकते हैं। हाँ, उसके लिए लंबी पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। 6 महीने की ट्रेनिंग, 3 महीने की ट्रेनिंग या साल भर की ट्रेनिंग। डॉक्टर साहब, ये आप उन लोगों के लिए बता रहे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में जिन्होंने बीएससी एमएससी नहीं कर रखी, हाँ, प्रॉपर पढ़े हुए पढ़ाई नहीं कर रखी, जिन्होंने हॉर्टिकल्चर के, तो उनके लिए भी संभावनाएं हैं जी जी। तो कौन कौन सी ट्रेनिंग्स हैं डॉक्टर साहब इसमें से? जैसे फ्लोरिकल्चरिस्ट है, अब फ्लोरिकल्चरिस्ट के में तो कहीं कोई पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है, केवल ट्रेनिंग की जरूरत है। 3 महीने 6 महीने की मैक्सिमम ट्रेनिंग करने के बाद कोई भी व्यक्ति फ्लोरिकल्चरिस्ट बन सकता है। मतलब फूलों की खेती कर सकता है और उन फूलों का संवर्धन करके उनको प्रॉपरली पैक करके और डिस्पैच कर सकता है या उनकी मार्केटिंग कर सकता है, यानी इस रोजगार से जुड़ सकता है जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे अगर इस ट्रेनिंग की बात करें तो इसमें क्या कोई एज बार भी है, एज लिमिट भी है कि कितने साल का व्यक्ति ये ट्रेनिंग ले सकता है? जो ये 3-6 महीने की ट्रेनिंग्स है, इसमें कोई एज बार नहीं है। अच्छा, ये तो किसान के लिए, मतलब अगर किसान के पास जमीन है, खेती से संबंधित अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है, हाँ, तो वो ये ट्रेनिंग ले सकता है। हाँ, किसी भी उम्र का व्यक्ति, छोटे से छोटा और बड़ी से बड़ी उम्र का व्यक्ति जो काम करना चाहे वो कर सकता है। बिल्कुल। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे हैं, 2 विषय हैं आज हमारे। एक पर चर्चा हमने की है नींबू वर्गीय फलों के गिरने पर और प्रबंधन पर, और अभी हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर सतीश कुमार हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और बातचीत हो रही है बागवानी के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं पर। और डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे थे कि कम पढ़े लिखे लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर हैं, वो क्या क्या हैं, थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे आपसे। हाँ, जैसे मैंने पहले बताया कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स होती हैं जी, उन शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स को जिसे बहुत सारे कृषि विश्वविद्यालय करवाते हैं, कुछ नर्सरी मैन करवाते हैं और सरकारें भी करवाती हैं जी। जैसे एक मशरूम ट्रेनिंग है जो 3 से 5 दिन की, यानी बहुत ही कम समय की ट्रेनिंग है, 5 दिन में। और ये इसमें खास बात ये है कि जो सरकार है, जैसे हरियाणा सरकार है, यूपी सरकार है, इनके मशरूम ट्रेनिंग सेंटर खुले हुए हैं किसानों के लिए स्पेसिफिकली जी। वो ट्रेनिंग करने के बाद कोई भी व्यक्ति अपना मशरूम का व्यवसाय शुरू कर सकता है। ज्यादा लागत भी नहीं है इसके अंदर, बहुत, इसमें ज्यादा जमीन भी नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, बहुत लागत भी नहीं चाहिए। ये एक छोटा सा पहलू है, इसका डिटेल्स बहुत ज्यादा है। एक दूसरा है मधुमक्खी पालन, शहद का व्यवसाय, जिसमें 5-7 दिन की ट्रेनिंग होती है, जिसे कृषि विश्वविद्यालय भी करवाते हैं और जो मधुमक्खी पालन के व्यवसायी हैं वो भी करवाते हैं। उसमें जमीन की कहीं जरूरत नहीं है, जो ऑलरेडी फसल उगी हुई है उसी के बीच में मधुमक्खी के डब्बे रखने जी, और उसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है
कैसे उनका रियरिंग करना है, कैसे शहद निकालना है, कैसे उनका पालन पोषण करना है, वो सारी चीज। ये एक दूसरा है। तीसरा, जैसे मैंने पहले बताया था, फ्लोरिकल्चरिस्ट, ओलरिकल्चरिस्ट और पोमोलॉजिस्ट। ये इतनी टेक्निकल टर्म है, लगता है जैसे बहुत ही पढ़ाई लिखाई की जरूरत होगी, लेकिन ओलरिकल्चरिस्ट मीन्स सब्जी उत्पादन। तो हमारे किसान सब्जियों का उत्पादन करते ही हैं, साल भर करते रहते हैं, उसमें कहीं पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी सूझबूझ, थोड़ी ट्रेनिंग, और हम समय समय पर कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई जो सूचनाएं हैं उन पर ध्यान दें। उन पर ध्यान, और सीधे शब्दों में अगर कहें तो किसान की भाषा में कि भाई सब्जी अगर हम उगा रहे हैं, उससे संबंधित उसका रख रखाव कैसे करना है, उसका जो भाव है वो ज्यादा कैसे मिले हमें, टाइम से पहले लें, या फिर उसकी जो गुणवत्ता है वो कैसे बरकरार रहे। इनकी सूझबूझ प्रैक्टिकली जो किसान या जो युवा खेत में खड़ा होगा उसको ज्यादा समझ में आएगी, बशर्ते कि दूसरे व्यक्तियों को बिल्कुल सही कहा। जैसे पहले आमतौर पे हम देखते थे परंपरागत खेती में बेल हमारी जो होती थी जमीन पे होती थी। हाँ। फल जो आ रहा है वो जमीन पे आएगा और कहीं ना कहीं वो पीला हो जाता है वहां से, और कीड़े ज्यादा आ जाएंगे। आजकल हम देखते हैं बैम्बू लगा के उसके ऊपर जो बेल है वो चढ़ा देते हैं, ताकि फसल नीचे, आपका जो फल है वो नीचे लटक रहा है, आप उसको तोड़ के और अच्छे से ग्रेडिंग करके बेच दो। हाँ। उसकी जो रूप रंग है वो बिल्कुल अच्छे से बना रहता है। जैसे पोमोलॉजिस्ट एक टर्म है, टेक्निकल टर्म जी, जो फल उत्पादन करे वो पोमोलॉजिस्ट है। तो उसमें ज्यादा पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है, उसमें खेत में काम करने की आवश्यकता है, थोड़ी ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग जी। इसके अलावा एक इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार की संभावना यहाँ तलाश कर सकते हैं हमारे युवा लोग, कि जो ऑलरेडी व्यवसाय चले हुए हैं बागवानी फसलों के आधार पर, उनको कच्चा माल प्रोवाइड करके, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करके उनको, बिल्कुल, और बिल्कुल। उनके तैयार माल को ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो मार्केट्स हैं या जो एंड कंज्यूमर्स हैं वहां तक पहुंचाकर उनके हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा आइडिया है। कहने का मतलब ये है कि भाई जो ऑलरेडी इस तरीके की फैक्ट्रियां या कंपनी है, कुछ हमारे जो लघु उद्योग है वो चल रहे हैं, हाँ। तो या तो हम एक सप्लायर बन के उनके पास कच्चा माल जो है वो भिजवाएं। कच्चे माल से मतलब है अगर वो फूड प्रोसेसिंग कर रहे हैं आम की, तो अगर मेरे पास आम का बाग है या फिर सब्जियों की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो सब्जियां जैसे मैं उगा रहा हूं, तो मैं उनका सप्लायर बन जाऊं, उनको सप्लाई अच्छे रेट में कर सकता हूं। हाँ। और इसके अलावा जिन भाइयों के पास व्हीकल्स हैं या फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो अपना ट्रांसपोर्ट का काम शुरू कर सकते हैं उनके साथ जुड़ के जी। यानी रोजगार की संभावनाएं बहुत हैं विनोद, बस जरूरत है थोड़े से जागरूक होने की। और जैसे डॉक्टर साहब बार बार कह रहे हैं कि ट्रेनिंग अति आवश्यक है इसमें, बिल्कुल। ट्रेनिंग हो, नॉलेज हो, जागरूकता हो, तो मुनाफा होना जाहिर सी बात है कि तय है। फिर बस मेहनत करें और फल की चेष्टा जो है वो करने की जरूरत ही नहीं है, फल अपने आप झोली में आएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ तो ऐसा भी नहीं है विनोद कि पढ़े लिखों के लिए संभावनाएं हैं और जो कम पढ़े लिखे हमारे किसान भाई बहन हैं वो पीछे रह जाएंगे, उनके लिए भी उतनी ही अपार संभावनाएं हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब एक चीज और भी, जैसे अभी बात कर रहे थे, आपने बताया कि जैसे बीएससी कर रहे हैं हम, एग्रीकल्चर में कर रहे हैं या और दूसरे किसी विषय में कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर में कर रहे हैं, तो उसके लिए जो बेसिक उसकी शैक्षणिक योग्यता है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कौन सी स्ट्रीम से होना चाहिए लड़का या जो भी सर होता है? +2 लेवल पे, यानी 12वीं क्लास में उसमें उसके पास साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए जी। और साइंस में जैसे पीसीएम की बात, बायोलॉजी उसके अंदर मैंने, ये खास बात है। हाँ, इसीलिए ना पता होना चाहिए किसानों को। तो विनोद, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना नाम बताइए जी। स्वागत है कार्यक्रम में, अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं और क्या पूछना चाहते हैं? मैम नमस्कार। नमस्कार। और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। मेरा जी नमस्कार। मेरा नाम मनोज है, मधुबनी बिहार जी। मैम मेरा ये है कि जो कृषि बागवानी क्षेत्र में जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, उसमें इंडिविजुअल ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग मिलता है क्या, और अगर मिलता है तो कितने दिनों के लिए और कब कब? किस चीज की ट्रेनिंग के लिए? कृषि बागवानी के लिए। कृषि बागवानी की बात कर रहे हैं? हाँ, कृषि बागवानी का ऐसा ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन उसमें जो कोई पहलू कि हम नर्सरी कैसे तैयार करें, फूलों की नर्सरी कैसे तैयार करें, फलों की नर्सरी कैसे तैयार करें, उसकी ट्रेनिंग होती है। कृषि की अपने आप में ये एक बड़ा लंबा चौड़ा विषय है, तो कृषि की ट्रेनिंग नाम से ट्रेनिंग नहीं होती है, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है। तो हमारे यहाँ तो हर गांव में, हर जगह पे लोग कृषि अपने आप कर ही रहे हैं। वैज्ञानिक ऑलरेडी वैज्ञानिक हैं, और अपने जो कृषि वैज्ञानिक केंद्र है वहाँ से उसके बीच में आपको एक हिस्सा चुनना होगा, एक टॉपिक आपको जो है वो चुनना होगा, किस पर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। डॉक्टर साहब एक कॉलर और जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या सवाल है इनका। जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो, हाँ सर, संतोष मिश्रा बोल रहा हूँ, मधुबनी बिहार से। जी जी, क्या पूछना चाहते हैं?
नींबू के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। जो नींबू का जो में फूल तो लगते हैं बहुत, लेकिन 1/3 से 2/3 गिर जाते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए? कोई केमिकल डाला जाए या क्या? जी, तो अगर ये समस्या आ रही है तो सबसे पहले तो ध्यान आपको ये देना है कि फूल जो गिर रहे हैं वो ज़्यादा पानी तो नहीं दे दिया है, और क्योंकि घर में पौधा है तो आप उसकी देखभाल अच्छे से कर सकते हैं। और खेत में अगर आपका पौधा है तो भाई अगर पानी खड़ा है वहाँ पे तो पानी को निकालो सबसे पहले, और उसके बाद जो कोई भी एक फंगिसाइड एक अच्छी दुकान से और पक्का बिल लेके और उस फंगिसाइड का इस्तेमाल आप उसमें करो, वो आपको बता देंगे आपको इस्तेमाल कैसे करना है, तो ये समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी इस तरीके की। बिल्कुल। और हम बात कर ही रहे थे इस पे कि डॉक्टर साहब जो शैक्षणिक योग्यता है आपने बताया कि बायोलॉजी उसके अंदर होना चाहिए, तो मतलब 10वीं क्लास के बाद ही बच्चे को अपना बेस इस तरीके से बना लेते हैं तो ये निकल जाते हैं। तो इसके लिए एक जो क्राइटेरिया है वो NET करके ही बच्चा आए, नेट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, या तो किसी और जरिए भी आ सकते हैं? जी, वो नेट तो जॉब के लिए है। अच्छा। MSc करने के बाद जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के लिए या असिस्टेंट साइंटिस्ट लगने के लिए जॉब के लिए वो क्वालिफिकेशन है। ठीक है, एक क्राइटेरिया है। उसके बाद जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू बेस पे जो सिलेक्शन होंगे वो इसका प्रोसीजर रहता है। मतलब अगर वो +2 करके आया है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, तो उसके बाद वो जो विश्वविद्यालय हैं ये उसमें अपना कोई भी स्ट्रीम चूज किया, जैसे हॉर्टिकल्चर में जाना चाह रहा हूँ या फिर एग्रीकल्चर में जाना चाह रहा है, तो वो अपना एडमिशन ले लें उधर। हाँ, उसमें मैं खास बात बता दूं कि वर्तमान परिस्थितियों में +2 के बाद लगभग बहुत सारे विश्वविद्यालयों में परीक्षा रख दी है, एंट्रेंस टेस्ट जिसको बोलते हैं। तो वो परीक्षा होने के बाद फिर वो जो मेरिट लिस्ट बनेगी और जितनी सीट अवेलेबल होंगी हॉर्टिकल्चर स्ट्रीम में या एग्रीकल्चर स्ट्रीम में, उतने बच्चों को दाखिला मिलेगा। पहले +2 में के बेस मेरिट बनती थी और दाखिले हो जाया करते थे। अब जैसे पूसा संस्थान है, यहाँ पर MSc और PhD है, बहुत टफ एग्जाम होता है, लेकिन यहाँ एग्जाम के लिए देश भर से छात्र अप्लाई करते हैं एडमिशन लेने के लिए। जी, मतलब ये तो सेंटर मान के चले कि एक हब हो गया है, और खास तौर से PhD वगैरह के लिए तो बहुत से छात्र और विनोद बहुत बदलाव भी देखने को मिला है पिछले अगर कुछ सालों की बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, युवाओं का एक रुझान है जो वो कृषि की तरफ हुआ है। पहले तो हम परंपरागत जो अपनी खेती करते थे डॉक्टर साहब, वो सिर्फ उसी में लगे रहते थे। अब हमें पता लगा है चीजें प्रोसेस करके और भाई कैसे हम पैसा कमा सकते हैं। युवा अपने स्टार्टअप खोलने की तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड होने लगे हैं। बल्कि बहुत से युवा है जैसे हम जानते हैं जिनको जमीन के नाम पे अगर हम देखें उनके पास कोई खेती नहीं है, लेकिन फिर भी अपना बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। दूसरे आपने जो कृषि के साथ कृषि आधारित जो अपने छोटे छोटे व्यवसाय हैं, जैसे मधुमक्खी पालन की आपने बात करी, इस तरीके से उसमें क्या है वो शहद भी बेच रहे हैं, जो वेनम है वो भी ले लेते हैं, जो बी पोलन है सॉरी उसकी बात कर रहे हैं, बी पोलन भी उसके अंदर वो ले लेते हैं। तो ये काफी सारी अच्छी चीजें पहले तो हमने सुने ही नहीं थे कि भाई पोलन क्या होता है शरीर में, उसका क्या। हालांकि ये कहते हैं कि भाई ये गोल्ड ही है, गोल्ड से ज्यादा कीमती एक पोलन है, इसको यूज करते हैं अलग अलग चीजों में। मतलब मार्केट बहुत एक्सपैंड हुई है अगर हम इस तरीके से देखें तो। कृषि उत्पाद जो है वो अब प्रोसेसिंग में आप लगा लीजिए, या जैसे पहले ऐसा होता था डॉक्टर साहब, जैसे किसान है उसने टमाटर उगाए तो उसको ये होता था कि बस टमाटर अब पक गए तो किसी तरीके से ये लग जाए, लेकिन अब वो चीज नहीं रही, वो प्रेशर कम हुआ है विनोद कहीं ना कहीं। और जैसे डॉक्टर साहब ने बात भी करी मशरूम के बारे में, उन्होंने बताया कि भाई मशरूम में जैसे युवा ट्रेनिंग ले लें। अब हम देखते हैं कि मशरूम की जलेबियां आ रही है, मशरूम की मिठाइयां हैं, वो आ रही हैं उसमें बहुत सारे। तो प्रोसेसिंग स्टार्ट करी है किसान साथियों ने, और उसके बाद अगर नॉर्मल मशरूम की बात करें हम, एक जो पैकेट है वो 20-30 रुपए का बिक जाता है, लेकिन प्रोसेस करके वही पैकेट हमारा 200 रुपए तक भी जा रहा है। प्रोसेस करने के बाद उस किसी भी उत्पाद के वैल्यू बढ़ जाती है, बिल्कुल, और उसको लंबे समय तक हम स्टोर कर सकते हैं। और इसमें एक खास बात यह है विनोद कि वो जो जानकारी है कि किस तरह अपने उत्पाद की कीमत बढ़ाई जा सके, वो भी अब जन जन तक पहुंच रही है डायरेक्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उगा रही हूँ और आप ही उसको प्रोसेस करेंगे, है ना। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का उतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी।
शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ, पर हम तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो डॉक्टर साहब जैसे बात कर रहे थे कि भाई जो हमारी बागवानी है इसमें रोजगार के अवसर हैं, कितनी संभावनाएं हैं, काफ़ी चर्चा भी करी हमने और आपने बताया भी कि भाई अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे थे प्रोसेसिंग की, कि प्रोसेसिंग करें, वैल्यू ऐड करें उसकी, लेकिन वैल्यू ऐड के लिए बहुत से हमारे पास फ़ोन भी आते हैं, श्रोता है समय समय पे, तो बताते हैं कि भाई इसमें खर्चा ज़्यादा है, मशीनरी जो है उसकी कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है, एक जगह चाहिए, सेटअप लगाना पड़ता है। तो क्या इसमें भी कोई इस तरीके की जो सहायता है, पैसे की मैं बात कर रहा हूँ, कोई सब्सिडी वगैरह है गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है कि नहीं? देखो, वैल्यू एडिशन कहो या प्रोसेसिंग कहो, ये फलों में, फूलों में और सब्जियों में तीनों ही इसमें होती है। इसको पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी अलग से एक इसका संभाग रहता है लगभग सभी विश्वविद्यालयों में या अनुसंधान की संस्थाओं में। वैल्यू एडिशन करने से जो हमारा कच्चा माल है, फॉर एग्जांपल अभी टमाटर की बात हो रही थी, तो वो एक सीजन में आती है कोई भी सब्जी या कोई भी फल, उस सीजन के बाद में वो एकदम से खत्म हो जाता है। और सीजन में जो 100 रुपए किलो चीज है वो 50 रुपए की या 40 तक आ जाती है। किसानों को उसे नुकसान होने का खतरा रहता है। तो उसको अगर हम प्रोसेसिंग में डाल दें, जैसे फलों में उसका जूस बना के रखते हैं, सिडार, विनेगर, ये सब बना के रखते हैं, तो लंबे समय तक उसको रख सकते हैं। हमारा फल उतने ही आमदनी का रहेगा। टोमेटो केचप, चटनी, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हम प्रोसेसिंग के माध्यम से उनका स्टोरेज का टाइम बढ़ा सकते हैं और उस उत्पाद की कीमत कम नहीं होगी। लेकिन जैसे हम बात कर रहे थे कि भाई वो तो ठीक है, अब मान लो मुझे उसकी प्यूरी बनानी है या प्रोसेसिंग करनी है, इसमें यूनिट भी चाहिए, आपको मशीनें भी चाहिए होती हैं। ये तो नहीं है कि भाई मैं छोटे लेवल पे घर ही कर रहा हूँ, थोड़ा सा अगर मैं अच्छे लेवल पे करूंगा तो मुझे मशीनरी की उसमें जरूरत पड़ेगी। तो ये मशीनरी संबंधित जानकारी ये क्या संस्थान से मिलती हैं और क्या इसमें कोई आर्थिक सहायता मिल पाती है? हाँ, संस्थानों तो बात करेंगे डॉक्टर साहब इस पे भी, लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हैं, पहले एक बार उनसे पूछ लेते हैं। हेलो हेलो, जी नाम बताएं अपना। मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं यूपी से बोल रहा है, बापत से जी। क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न ये है जी, जो पहला फंगस ये है जी, जो हमारा अंतर ज्यादातर होता है, तो ये फंगस के क्या लक्षण हो जी? फंगस में जैसे चिपचिपा, और जो है मशरूम के बारे में कितने दिन ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी मशरूम के बारे में जी? डॉक्टर साहब मशरूम की ट्रेनिंग के लिए जानना चाह रहे हैं, मशरूम की ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी? ये जो आप बागपत में हैं तो आपके पास में ही मुरथल है हरियाणा में। वो तो मुरथल में हरियाणा सरकार का मशरूम ट्रेनिंग का एक संस्थान है। वहाँ पर 5-5 दिन ट्रेनिंग साल भर चलती है। आप किसी भी समय जाकर अपना नाम लिखवा दें और वो राउंड द ईयर जी ये ट्रेनिंग्स देते हैं और वहीं से आपको स्पान यानी मशरूम का जो बीज है वो भी देते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब अभी थोड़ा सा जो स्टूडियो घड़ी है वो भी इशारा कर रही है कि कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। तो डॉक्टर साहब आज विषय था हमारा बागवानी में रोजगार की संभावनाएं और आप थे डॉक्टर सतीश कुमार यादव, प्रधान वैज्ञानिक NBPGR पूसा नई दिल्ली से। तो इसके लिए डॉक्टर साहब आपका धन्यवाद। जी नमस्कार, धन्यवाद। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।